बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास में हम वर्कशीट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग डेफिनेटली मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। वर्कशीट क्या होती है इसके बारे में बहुत लिमिटेड आपकी खिदमत में चंद जुमले पेश कर रहा हूँ, और फिर वर्कशीट के सवाल को अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहले हमें क्या काम करना है उसके बारे में बताऊंगा। वर्कशीट आसान लफ्जों में वर्किंग पेपर्स हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो तमाम बिजनेसेस बनाते हैं जहां बिजनेस का डेटा बहुत बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, जहां बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ऐसे बिजनेसेस जनरली अपना इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले आम तौर पर वर्कशीट बनाते हैं ताकि वो ये मेक श्योर कर सकें कि उनका डेटा इक्वल है या नहीं। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई मिस्टेक हुई तो फिर बैलेंस शीट टैली करना एक अजाब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्कशीट बनाने से हमें ये सहूलत होती है कि एक एक स्टेप पे हमें नजर आ रहा होता है कि कहाँ पे हम बैलेंस हैं और कहाँ पे नहीं। और यूं भी कह सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को सपोर्ट फराहम करता है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि वर्कशीट इज अ कंपलसरी कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वर्कशीट हमारे काम को आसान बनाने के लिए होती है, ये कोई लाजमी जुज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हम सिर्फ अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं, और बहुत सारे छोटे बिजनेसेस तो इसे नहीं बनाते, वो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लेते हैं क्योंकि उनके बिजनेस में इतनी ट्रांजेक्शन ही नहीं होती। ये मैंने आपको वर्कशीट का बहुत लिमिटेड इंट्रो दिया। अब हम वर्कशीट के सवाल को जब अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आइए, आपसे रिक्वेस्ट है 2018 प्राइवेट क्वेश्चन 1 निकाल के सामने रख लीजिए प्लीज। और मेरे बच्चों, मेरे सामने इस वक्त 2018 प्राइवेट क्वेश्चन 1 मेरे पास भी मौजूद है। स्क्रीन पे हम आपको सिर्फ जो काम करेंगे वो शो करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप फौरन अनम्यूट करके क्वेश्चन करेंगे, और मैं इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। राइट, अच्छा जी। अब बात यह है मेरे बच्चों कि 2018 प्राइवेट के क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ दानिश लिमिटेड। नीचे जो बैलेंसेस दिए गए हैं ये दानिश लिमिटेड की बुक में से लिए गए हैं, और कब लिए गए फिलहाल ये नहीं बताया गया, लेकिन हम आगे देखते हैं कि क्या है। जब हम मेरे बच्चों बैलेंसेस देखने जाते हैं तो हमें सबसे पहला नाम नजर आ रहा है कैश। अच्छा, अब अगर आप मुझे फेवर ये दें कि मैं अकाउंट का नाम लेता जाऊं और आप साइड बोलते जाएं, या फिर अगर आप अभी नहीं बोलना चाहते साइड, तो फिलहाल हम सवाल को पढ़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फिर जब मैं लिखना शुरू करूंगा, यानी एडजस्टमेंट बनाऊंगा और वर्कशीट बनाना शुरू करूंगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बोलूंगा कि आप हेल्प करें। राइट, तो हमें बहुत सारे अकाउंट, उनके नाम और अकाउंट के बैलेंसेस क्वेश्चन में लिखे हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद मेरे बच्चों आखिरी नाम मिसलेनियस एक्सपेंस के बाद अगर आप गौर से देखें तो आपको लिखा नजर आता है डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31 2018। इसका मतलब है दिसंबर 31 2018 को 2018 को हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी जा रही हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स दी जा रही हैं, कुछ बातें ऐसी बताई जा रही हैं जो हमें पता ही कब चली, साल के आखिरी दिन। हमें क्या करना है मेरे बच्चों, डेटा फॉर एडजस्टमेंट को पढ़कर हमेशा हमें एंट्री बनानी होती है, एडजस्टिंग एंट्रीज। सर क्या हम क्या पेपर में फेयर एडजस्टमेंट बनाएंगे? अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है तो मेरे बच्चों बड़े पुरसुकून इत्मीनान से मेरी बात सुनिएगा प्लीज। जो बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वर्कशीट का, और वर्कशीट में अगर उसे एडजस्टमेंट नजर आए, तो वो एडजस्टमेंट फेयर या रफ बनाने से पहले एक बार ये तसल्ली कर ले कि कहीं इसी क्वेश्चन 1 की एडजस्टमेंट वो आपसे अगले क्वेश्चन में बनाने को तो नहीं कह रहा। और अगर ऐसा कह रहा है तो समझ लीजिए कि आप जन्नती बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और उसने आपके साथ एक नेकी की है। क्या? आइए जरा सवाल देखें। अगर आप क्वेश्चन 1 का रिक्वायर्ड देखें तो वहां लिखा हुआ है प्रिपेयर अ 10 कॉलम वर्कशीट, और वर्कशीट बनाने से पहले मुझे सारी एडजस्टमेंट दिमाग में बनानी पड़ेंगी। और बड़ी माजरत के साथ
बीकॉम पार्ट वन का स्टूडेंट वैसे तो एडजस्टमेंट दिमाग में बना सकता है, लेकिन ऑन सेफ साइड खुदा ना खास्ता कोई गलती हो गई तो वर्कशीट टैली नहीं होती। इसलिए हम एडजस्टमेंट इतनी रफ अंदाज में बना लेते हैं, इतनी रफ कि वो हमें समझ आए। लेकिन कब मेरे प्यारे बच्चों, खुदारा इन जुमलों को बहुत गौर से सुनिएगा, नहीं समझ आए तो रिपीट करके सुनिएगा। हम एडजस्टमेंट फेयर तब बनाते हैं जब हमें सवाल में एडजस्टमेंट बनाने को कहा गया हो। लेकिन अगर हम क्वेश्चन वन देखें तो हमें यहाँ पर कहीं भी एडजस्टमेंट बनाने को नहीं कहा जा रहा। लेकिन मैं देखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एडजस्टिंग, क्लोजिंग और रिवर्सिंग एंट्रीज बनाओ। और बड़े मजे की बात क्या है, टेक द डेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक टिकट में दो मजे, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 में एडजस्टमेंट बना लूं सर, लेकिन रिवर्सिंग और क्लोजिंग नहीं आती, वो भी इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे मेरे बच्चों। लेकिन पहले मैं एडजस्टिंग बना लूं, और एडजस्टिंग जब मैं बना लूंगा तो उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 मेरे लिए करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक फेयर एडजस्टमेंट बनी हुई होंगी, रफ भी नहीं फेयर बनी हुई होंगी, और मैं उनको देखकर क्वेश्चन 1 की वर्कशीट बड़े आराम से बनाऊंगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कर तो क्वेश्चन नंबर 1 ही रहे हैं, लेकिन यूं समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम फेयर एडजस्टमेंट बना रहे हैं। यानी अब अगर पेपर में हम कोई सवाल बच्चा अटेम्प्ट करेगा तो वो गलती से भी पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं करेगा, वो लाजमी क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेगा, बशर्ते के क्वेश्चन 1 और 2 ऐसे ही लिंक हो जैसे अभी लिंक हुए हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग क्लियर है, मेरी बात समझ आ गई है? आगे बढ़ूं, इजाजत है? यस सर। ओके मेरा बच्चा, चलें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 ही हमने यहाँ लिखा है, और मैं एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन 1 के लिहाज से बना के दिखा रहा हूँ। आप इसको अपने रजिस्टर में फेयर बनाएं, और आप लिख लीजिएगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आप 2 पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि आप सिर्फ एडजस्टिंग बनाएंगे, रिवर्सिंग और क्लोजिंग बाकी रह जाएंगी। ओके, तो चलें, पहली एडजस्टमेंट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा, वक्त बहुत कम है, आप भरपूर साथ देंगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जैसे ही मैं पढ़ता हूँ, 1200 रुपये, मैं फौरन ऊपर जाता हूँ, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ढूंढता हूँ, वहाँ 3600 नजर आती है। इट मीन्स मैं अपनी बुक्स में प्रीपेड इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिख के बैठा हुआ हूँ। कितने रुपए? 3600। 3600। वो कहता है कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ईयर एंड पर है सिर्फ कितने रुपए? 1200। 1200। इसका मतलब है मुझे अपने एसेट की वैल्यू को क्या करना चाहिए मेरा बेटा? कम कर। कम करनी चाहिए। तो मैंने, जब मैं अपने एसेट की वैल्यू कम करूंगा तो मनाऊंगा गम, गमों गम। में होगा इजाफा। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और कहूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिख दूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आज ट्रायल बैलेंस में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यस लिखा सर। हुआ है। सही है मेरा बेटा? तो हमने लिखा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, और कितने रुपए लिखूं बेटा, कुछ आइडिया? कितने रुपए लिखूं? 2400। 2400। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुक्स में अनएक्सपायर्ड 3600 लिख के बैठे हैं, और वो कह रहा है ईयर एंड पर इसे 1200 होना चाहिए, तो हम 2400 से उसे कम करेंगे, और 2400 से मनाएंगे गम। टू एडजस्ट इंश्योरेंस, टू एडजस्ट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, क्या नरेशन आएगी? टू एडजस्ट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड। ओके, तो ये तो नरेशन भी लिख दी। और अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ जनाबे अली एंट्री नंबर 2 पर। ये लीजिए 2 पर आ गए, और अब एंट्री नंबर 2 बनाते हैं। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई होप आप लिख लेंगे। ऑफिस सप्लाईज यूज, ऑफिस सप्लाईज का वर्ड ऊपर जाके देखा, ऑफिस सप्लाईज 2600 लिखी नजर आ रही है। ऑफिस सप्लाईज को ऑफिस सप्लाईज के नाम से लिखने का मतलब है हम उसे समझ के बैठे हैं अपना एसेट, और वो कह रहा है ईयर एंड पर के ऑफिस सप्लाईज तो हम कर चुके हैं इस्तेमाल 1000 रुपीज से, जबकि हम अपनी बुक्स में ऑफिस सप्लाईज लिख के बैठे हैं 2600। इसका मतलब है हमारी ऑफिस सप्लाईज 2600 की नहीं है, 1000 रुपए की हमने इस्तेमाल कर ली, तो हमारा क्या हुआ? खर्चा। तो खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, खर्चे में होगा, इजाफा। और एक्सपेंस बढ़े तो हमेशा मेरा बेटा डेबिट। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, और ऑफिस सप्लाईज सप्लाईज। कितने से भाई? 1000। 1000 से। ओके, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
ऑफिस सप्लाईज डेबिट, और अमाउंट कितनी बताई? 1000। अगर 1000 समझ में नहीं आया तो पूछ लेना फौरन। चलो भाई, नरेशन क्या लिखेंगे? टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज, ठीक है, टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज। तीसरी एडजस्टमेंट बना रहा हूँ मेरा बेटा। सैलरीज पेबल वर्थ 10,000। हम ऊपर जाके सेफ साइड चेक करेंगे कि हम कहीं पहले से सैलरीज पेबल लिख के तो नहीं बैठे हुए। जब ऊपर गए तो हमें सैलरीज पेबल लिखा नजर नहीं आया, इट मींस हमारी बुक्स में सैलरी पेबल रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। सर सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ये तो वो अमाउंट है जो हम पे कर चुके हैं, और सैलरी पेबल मींस होता है वो अमाउंट जो हमें पे करनी है। इसका मतलब है हमने मजदूरों से और काम करवा लिया है, बट हमने अभी उन्हें पे नहीं किया, इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे, खर्चा बढ़ाएंगे और कहेंगे जिम्मेदारी में भी हुआ इजाफा। इजाफा। सैलरी पेबल क्रेडिट, सही है मेरा बेटा। और इसको जरा हम सेट कर दें, काफी डिस्टर्ब हुआ हुआ बेचारा। सर ये कनेक्टिंग हुई थी, आपने वही बनाई ना एडजस्टमेंट? जी सर। ये एडजस्टमेंट ही बनाई ना पहले वाली? सर सारी एडजस्टमेंट बनाई है, सही सारी की सर, सारी वही तो एडजस्टमेंट, यकीन करें। 3 है तो सारी थोड़ी है। हाँ सर, तो अभी 3 ही बन सकी ना इतनी देर में, घर से याद करके थोड़ी आया हूँ, हाँ, सही है। आराम आराम से बना रहा हूँ ना, पढ़ पढ़ के समझा के। हाँ, या मैं जल्दी से बना दूं आप समझ जाएंगे? नहीं आप समझाए आप। अच्छा, अब समझ तो देखें, गया, डबल डबल समझ द बिल्डिंग आर बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर 25 years एंड इक्विपमेंट ओवर 10 years। बिल्डिंग 25 साल में डेप्रिशिएट होगी और इक्विपमेंट 10 years में। तो बेटा बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में होगा इजाफा। अच्छा, कंपाउंड बना दो एंट्री, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? यस सर। अच्छा, ओके। तो नहीं अगर सर, कम बुरा मान लेंगे। बुरा मानेंगे, ओके। तो फिर आप अलग अलग 2 एंट्री बना लीजिएगा, मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। और मैं यहाँ कंपाउंड लिख देता हूँ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, सही है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और इसके आगे मैं लिख देता हूँ पहले बिल्डिंग। और तुम नाइस ये एंट्री 2 दफा बनाओ, एक दफा लिखो बल्कि डेप्रिसिएशन। सर मैंने ये डबल ही बनाई है, कंपाउंड बनाई है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और अगर आप अलग अलग बनाएंगे तो आप एक बार ये बनाएंगे और एक बार आप यस सर, यही एंट्री लिख डेप्रिसिएशन के, एक्सपेंस दोनों बार आएगा। इस बार क्या आएगा? इक्विपमेंट। बहुत शुक्रिया, आपके लिए मैं अलग अलग लिख चुका हूँ। सर ऐसे चलें, भी बनाई थी। अब बताएं, ये सैलरी एक्सपेंस की अमाउंट तो आप लोगों ने लिखवाई नहीं मुझे जज्बात में, कितनी थी सैलरी एक्सपेंस, सैलरी पेबल? 10,000। 10,000। ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का तरीका क्या है मेरे बच्चों? बिल्डिंग 25 साल में डेप्रिशिएट होगी, ऊपर जाओ बिल्डिंग की वैल्यू देखो कितनी है, 1,20,000। 1,20,000 को डिवाइड कर दो किससे? 25 से। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल आया 4,800 रुपए। यस सर। इसी तरह मेरा बेटा इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका, इक्विपमेंट की वैल्यू बताओ। 32,000 divided by 32,000 10। डिवाइड बाय 10, 3,200 रुपए। 3200 आएगा। शुक्रिया। इसके बाद आखिरी एडजस्टमेंट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दिसंबर 31, 79,200। ये एंट्री बना के खत्म करते हैं बात। 5 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, और अमाउंट आ गई 79,200। 79,200। ओके बच्चों, एडजस्टमेंट बन गई है। अब मैं आपकी परमिशन से वर्कशीट 2018 प्राइवेट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगा हूं। आप अपने पास 10 कॉलम वर्कशीट के पहले कॉलम सुन लीजिए और समझ लीजिए कैसे बनेंगे कॉलम। वर्कशीट आप रजिस्टर के दोनों पेजेस पर आमने सामने बनाएंगे, एक पेज पीछे वाला और एक पेज अगला वाला ऐसे यूज नहीं करेंगे, बल्कि रजिस्टर को खोल के सामने रखेंगे। लेफ्ट और राइट दोनों पेज ब्लैंक होंगे और आपके सामने होंगे। और आप कोशिश करें कि टाइटल ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, कम अज कम इतना हिस्सा आपके लेफ्ट वाले पेज पर आ जाए। उम्मीद है आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सर टाइटल ऑफ अकाउंट कितना बड़ा हो? टाइटल ऑफ अकाउंट इतना बड़ा हो कि इसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी आराम से लिख लिया जाए। टाइटल ऑफ अकाउंट इतना चौड़ा हो।
डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का इतना चौड़ा हो कि इसमें 5 से 6 डिजिट, हर कॉलम में 5 से 6 डिजिट लिखे जा सकें। अच्छा सर, ये कॉलम कौन कौन से बनाने हैं? तो आइए अब आपको बताते हैं वर्कशीट में मेन कॉलम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला मेन कॉलम होता है ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस तो वही है ना जो हम बनाते थे? जी वही है, लेकिन आज ट्रायल बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और हम ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को लिखकर जो एडजस्टमेंट हमने बनाई है उन्हें यहाँ लिखकर उन ट्रायल बैलेंसेस के बैलेंसेस में एडजस्टमेंट को प्लस और माइनस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। कितनी चीजें हो गई अभी तक? 3। ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में भी कितने कॉलम? 2। एडजस्टमेंट में भी 2, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 2। और जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो इसका मतलब है अब सारे बैलेंसेस फाइनल हो गए। क्या बोला मैंने? अब सारे बैलेंसेस फाइनल हो गए, यानी अब ना किसी को बढ़ाना है ना किसी को कम करना है। अब फाइनली इन बैलेंसेस की मदद से आप बिजनेस का सही प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे और प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से सारे एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे और सारी इनकम को इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे और फिर उन दोनों का डिफरेंस आएगा प्रॉफिट या लॉस। और बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें जाएंगी मेरा बेटा? बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस करती है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में तो सभी कुछ है ना, इसमें अकाउंटिंग के कितने हेड्स हैं? यकीनन आपका जवाब होगा 5। तो एसेट बैलेंस शीट में आएंगे, लायबिलिटीज बैलेंस शीट में आएंगे और कैपिटल बैलेंस शीट में आएंगे, लेकिन एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में आएंगे और उससे हमें पता चलेगा बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। अब जब काम साथ साथ करेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। फाइनली एक बार फिर बोलता हूँ कि आपका पहला कॉलम है टाइटल ऑफ अकाउंट, उसके बाद मेन कॉलम फर्स्ट मेन कॉलम ट्रायल बैलेंस, सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, 4 इनकम स्टेटमेंट, 5 बैलेंस शीट। और हर कॉलम में 2 सब कॉलम बने हुए हैं। सब कॉलम का मतलब होता है हर अकाउंट, हर चीज का डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस भी डेबिट और क्रेडिट शो करता है, एडजस्टमेंट में भी डेबिट और क्रेडिट एक अकाउंट लाजमी होता है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्योंकि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट से मिलके बनेगा तो इन चारों कॉलम को देख के हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और जो यहाँ बैलेंस लिखेंगे उस बैलेंस को या तो इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे या फिर यहाँ से बैलेंस शीट में जाएगा। क्या आप क्लियर हैं? अभी तक आगे बढ़ूं? समझाने की कोशिश कर रहा था। सर बस 2 मिनट दे दें, लिख लें जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, कॉलम बनाओ आराम से, 2 मिनट नहीं, ज्यादा टाइम दिया मैंने आप लोगों को। आप अब ये मैंने आपको बताया इतना ही। देखो टाइटल ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, ये कॉलम आप बना लो लेफ्ट वाले पेज पर और बाकी ये 6 कॉलम बना लो आप राइट वाले पेज पर। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। और हर कॉलम की फिर इतनी हो कि इसमें आराम से 6 डिजिट आ जाए, 6 डिजिट। अब अगर तुम लोग बोलते हो तो मैं इसको छोटा करता हूँ, तुम्हें देखने में परेशानी होगी, लेकिन तुम मोबाइल पे जो है जूम कर लेना इसको अगर चाहो तो। ये लो मैंने छोटा कर दिया इसको, अब तुम्हें पूरी वर्कशीट नजर आ रही होगी। सही है? क्लियर है? यस सर। ओके मेरा बेटा, आप बना लो आराम से जल्दी से। मैं अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो तुम लोग बनाओ, मैं इतनी देर अकाउंट के नाम लिख दूं यहाँ। यस सर। ओके सर पहले आप बना लें फिर स्क्रीनशॉट ले लूँगा। सर, ये साथ साथ बना सर लेंगे ना आप लिख लें। हाँ, आप साथ साथ बना लेंगे तो फायदा रहेगा ना। इस साहब स्क्रीनशॉट क्या, आपको पूरी वीडियो ही मिल जाएगी, लेकिन बेहतर होगा अगर आप ये बना लें साथ साथ। मेरा मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी है। कैश, ओके सर। कैश के बाद अकाउंट रिसीवेबल, अल्लाह अकबर, अकाउंट रिसीवेबल के बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के बाद ऑफिस सप्लाईज, बिल्डिंग इक्विपमेंट, ऑफिस सप्लाईज, बिल्डिंग इक्विपमेंट, कहाँ चला गया ये? इक्विपमेंट, ऑफिस सप्लाईज, बिल्डिंग इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डैश बिल्डिंग। सही है? फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट। ओके, उसके बाद मेरा बेटा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग इक्विपमेंट के बाद क्वेश्चन, मैं सारी चीजें क्वेश्चन से लिख रहा हूँ। अकाउंट्स पेबल, दानिश कैपिटल, अकाउंट्स पेबल
दानिश कैपिटल। दानिश कैपिटल के बाद मेरे बच्चों दानिश ड्राइंग सेल्स, सेल्स रिटर्न। दानिश ड्राइंग और सेल्स, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेजेस, परचेज रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन इन परचेजेस, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन, सैलरी एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन सैलरी एक्सपेंस, miscellaneous expense। मैंने सारे अकाउंट बच्चों यहां से देख के लिख दिए हैं, ठीक है। सर इनके लिखने की कोई तरकीब है नहीं? अगर पहले सारे डेबिट वाले दिए होते तो मैं डेबिट लिख देता, फिर सारे क्रेडिट दिए होते मैं क्रेडिट लिखता, लेकिन उसने मुझे ये बताया ही नहीं कि कौन डेबिट में और कौन क्रेडिट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरे साथ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अकाउंट जहां बढ़ता है वो हमेशा वहीं पाया जाता है। तो बस अब मैं अकाउंट का नाम लेता जाऊंगा, आप मुझे अमाउंट भी बताते जाना और ये भी बताते जाना कि मैं उसे कहाँ लिखूंगा। राइट, ठीक है मेरे बच्चों? अमाउंट भी बोलनी है और ये भी बोलना है कि कहाँ लिखे हैं, सही है। और हमारे पास इस मीटिंग के तकरीबन रह गए हैं ये कोई अपना 10 मिनट, तो हम कम से कम ये सारे बैलेंसेस लिख लें, उसके बाद दोबारा मीटिंग शुरू कर लेंगे और इस वर्कशीट को आज कंप्लीट करके खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन अब आप जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करते आएंगे मैं काम करते जाऊंगा। तो बताएं कैश की नेचर एसेट, और बढ़े तो डेबिट। डेबिट। तो इसका मतलब है इसका बैलेंस डेबिट में लिख दूं, यस सर। 66,600। कोई चीज समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, सही है। अच्छा जी, ये रेड मुनासिब नहीं है, इसको हमने ब्लैक कर दिया, ओके। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस किस साइड पे लिखूं? आप अमाउंट और बैलेंस साइड बताओ। डेबिट क्यों? 98,400। ओके, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अब इसके आगे तो लिखा ही नहीं है कौन सी इन्वेंट्री है, तो याद रखना। अब रट्टाफिकेशन नहीं है ये, लेकिन इत्मीनान से सुन लो। जब सवाल में परचेजेस दिया हुआ हो, जब सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन ना हो, तो याद रखना ट्रायल बैलेंस हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री शो करता है। फिर कह रहा हूं, जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉस्ट साइड हो ऑफ जाएगा। गुड सोल्ड दिया हुआ ना हो और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के आगे कुछ लिखा भी ना हो कि वो कौन सी है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है, सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना दी हुई हो, तो हमेशा याद रखना कि वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग होती है। तो ये मर्चेंडाइज यस इन्वेंट्री सर। ओपनिंग इसलिए है क्योंकि सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नजर नहीं आ रही, सवाल में परचेजेस वगैरह भी दी हुई है, तो इसलिए मैंने कहा ये हमारा क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। एसेट। अरे बाबा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग हमारा क्या है? ओपनिंग भाई, ओपनिंग है पहले तो। 98 वो 1,24,000। यार ये तो तुमने अमाउंट बता दी ना मेरे भाई, ये है क्या नेचर वाइज हमारा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर रिव्यू कर लो मेरे प्यारे बच्चों। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग हमारा एक्सपेंस होती है, तो 124,000। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की अमाउंट 3,600 कहाँ लिखूं? आप लोग इतनी देर लगा रहे हैं, मैंने खुद ही लिख दिया। सर मैंने काम गलत कर दिया थोड़ा सा, सारे नाम लिख दिए और एक नाम रह गया। कोई बात नहीं, सबसे नीचे लिख दो, बस अब ध्यान रखना कि उसकी अमाउंट उसके सामने ही लिखना, समझ गई? जी। कोई मसला नहीं है, कोई अकाउंट अगर रह जाए तो आप उसको आखिर में लिख सकते हैं। सीक्वेंस में लिखना कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप सीक्वेंस में लिखेंगे, लेकिन मेक श्योर फातिमा के बेटा आप सब नामों के आगे उनका करेक्ट बैलेंस लिखना, बस यस सर। इसमें गलती ना हो। चलो तो अब आगे बढ़ूं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3,600 लिखने के बाद ऑफिस सप्लाईज भी हमारा एसेट होती है, 2,600 रुपए लिख लिया। उसके बाद बिल्डिंग भी हमारा एसेट है, कितने रुपए लिख लिया? 1,20,000। इक्विपमेंट भी हमारा एसेट है, कितने रुपए लिख लिया? 32,000। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्या क्वेश्चन में पहले से मौजूद है, बताओ।
और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर बताओ मेरा बेटा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर बताओ, शाबाश जल्दी से, ज्यादा देर नहीं। कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट, तो बेटा कॉन्ट्रा एसेट कहाँ पे होते हैं, एसेट कहाँ होते हैं हमेशा, क्रेडिट साइड, एसेट डेबिट साइड एसेट पे होते हैं, डेबिट, तो कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट। क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट में आपकी परमिशन से लिख रहा हूँ कितने रुपए, सही है। यस सर। और इक्विपमेंट पे कितना डेप्रिसिएशन है बेटा, 9,600। ओके। इसके बाद अगला नाम पढ़ना, क्या लिखा है, अगला अकाउंट का बैलेंस बताओ। दानिश ड्राइंग, अकाउंट्स पेबल लिखा है भाई मेरे पास तो, मेरे पास होएगा। यस सर, है अकाउंट्स अकाउंट पे। पेबल 95,800, और अकाउंट्स पेबल का बैलेंस भी कहाँ होता है, क्रेडिट, क्यों, क्योंकि अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़े तो यस सर। हमेशा क्रेडिट, सही है। उसके बाद आगे बढ़ो, दानिश कैपिटल टू, दानिश कैपिटल, ये भी कहाँ लिखते हैं हमेशा, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट दानिश साइड। ड्राइंग कहाँ आएगी मेरा बेटा, क्यों आई, डेबिट, क्यों आई डेबिट में, वजह बताओ, क्योंकि कॉन्ट्रा कैपिटल है। मैंने लिख दिया। कैपिटल है, वेरी गुड। इसके बाद सेल्स, सेल्स के अमाउंट 6,52,000, सेल रेवेन्यू है तो कहाँ आएगी, क्रेडिट, 6,52,000। सेल्स रिटर्न क्या है हमारा, बोल नहीं रहे आप लोग, सेल्स रिटर्न हमारा कॉन्ट्रा रेवेन्यू है मेरा बेटा, क्या है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू। यस सर। रेवेन्यू अगर क्रेडिट है तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू, सर हाँ, दानिश ड्राइंग क्या था हमारा, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा कैपिटल कैपिटल। कॉन्ट्रा कैपिटल, और सेल रिटर्न है कॉन्ट्रा रेवेन्यू। रेवेन्यू, सही, आगे बढ़ूं। यस सर। परचेजेस 3,80,000 क्या है हमारा, एक्सपेंस, सही है। यस और सर, परचेज रिटर्न 4,000 कहाँ लिखूं बोलो, क्रेडिट साइड। क्रेडिट, क्यों, कॉन्ट्रा अलाउंस एक्सपेंस है। भी है सर। कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, नहीं भाई, नाइस, नहीं नहीं मत लाओ मार्केट में प्लीज, पेपर करीब है। परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का अच्छा सर, अपोजिट, एक्सपेंस डेबिट तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्रेडिट। ट्रांसपोर्टेशन की अमाउंट बताओ कितनी है, 9,600। 9,600, कहाँ लिखूं, एक्सपेंस, डेबिट साइड। ओके। सैलरी एक्सपेंस की अमाउंट सैलरी एक्सपेंस 80,000, 80,800। डेबिट में लिख दूं, लिख दी। यस सर। बिजनेस एक्सपेंस कहाँ लिख दूं, डेबिट। 2,200 डेबिट साइड। लिख दिया। बताओ अभी तक कोई तकलीफ है, नो सर। अब नहीं अब आपने करना क्या है, आपने ये सब लिखने के बाद डेबिट और क्रेडिट का टोटल लेकर लिखना नहीं है, क्या बोला, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है लेकिन लिखना नहीं है। सर कब नहीं लिखेंगे, है। जब मैं यहाँ और मजीद अकाउंट लिख लूंगा और मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि मुझे और कोई नया अकाउंट नहीं लिखना, फिर मैं टोटल करने को कहूंगा आपसे। यानी हम ये टोटल अभी नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे काम किया हुआ है तो मैंने आपको करके दिखा दिया, सही है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो यस अब सर। तो सर फिर ये आपने अभी से क्यों किया हुआ है, ताकि ये तसल्ली हो जाए कि मेरे ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के बराबर है। बराबर है। अब मैं अगले कॉलम पर जाऊंगा, जिस जगह मेरा डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ, मैं आगे नहीं नहीं जाएंगे। आगे नहीं बढ़ूंगा, सही है। तो पहले हमारे लिए एडजस्टमेंट को डिस्कस करना जरूरी है। अब आप खुद बताएं, ट्रायल बैलेंस का डेबिट 966,200, क्रेडिट का बैलेंस 966,200, कोई मुश्किल बात है। नो सर। अच्छा ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन सर ये बैलेंस कहाँ लिखना है, कहीं भी नहीं लिखना, पेंसिल से आप ऊपर लिख लें, क्या बोला मैंने, पेंसिल से आप ऊपर लिख लें अगर जगह है तो, बस इससे ज्यादा और कहीं ना लिखें, सही है। अब आगे बढ़ता हूं बच्चों, बताओ ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें तो लिख ली, अब चीज कहाँ से आगे ढूंढूं, कितने मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए। अब एडजस्टमेंट में हाँ से। एडजस्टमेंट, अब मैं एडजस्टमेंट बोल के ना फिर मीटिंग खत्म करता हूँ, फिर दोबारा शुरू करता हूँ, राइट। अब हम देखेंगे यस सर। सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या नाम आया था बताओ, इंश्योरेंस एक्सपेंस। और इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो किस साइड पर आया बेटा ये आया डेबिट। हम गए एडजस्टमेंट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में हमने क्या ढूंढा, इंश्योरेंस एक्सपेंस। और यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस हमें लिखा हुआ नजर, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है इंश्योरेंस एक्सपेंस नया नाम लिखा जाएगा, एग्री। यस सर।
इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये नया अकाउंट है। और क्योंकि ये किस साइड पे है मेरा बेटा? डेबिट। तो अब ये देख कहाँ से रही हो? ये इंश्योरेंस एक्सपेंस तुम देख कहाँ से रही हो? एडजस्टमेंट जो बनाई थी उसमें Adjustment। से। तो अब हम इसके अमाउंट को डेबिट में 2400 ट्रायल बैलेंस में लिख नहीं सकते। एडजस्टमेंट के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट Yes, से हमें पता sir. चली है। सही है मेरा बेटा? जी सर। ओके। उसके बाद अगला अकाउंट देखना क्या लिखा है एडजस्टमेंट में जाके। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ओके, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अकाउंट लिखने की जरूरत है? सोच के बताओ, क्या आपके पास पहले से यहाँ नो बना हुआ है? सर। पहले यस से बना सर। हुआ है? तो बस अब मैं उसकी रॉ में जाऊंगा, एडजस्टमेंट के कॉलम में जाऊंगा और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को क्या करना है बोलो। कम करना है। तो हमने अनएक्सपायर्ड Credit इंश्योरेंस को हमने अच्छा है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को एडजस्टमेंट में क्या किया हुआ है? बढ़ाया हुआ है। बढ़ाया हुआ है ना, क्रेडिट किया हुआ है। तो ये बढ़ रही है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, बढ़ती है। नहीं Credit- कम हो रही है। तो प्रीपेड है ना, या अनएक्सपायर्ड आसान लफ्जों में क्या यस सर। तो हम अपने प्रीपेड। प्रीपेड को कम कर रहे हैं। तो मैं इधर आया और मैंने कहा 12400 से, गलत अमाउंट बोल दिया, 2400। 2400 से क्रेडिट समझ आ रहा है आपको मैंने क्यों लिखा है? यस सर। सर अच्छा, ब्रैकेट Yes, लगाना है या sir. नहीं लगाना? नहीं नहीं, क्रेडिट का मतलब कम कर रहे हैं ना हम। ये तो ऑलरेडी जी, हमारा जी। एसेट है, क्रेडिट कोई ब्रैकेट नहीं सही। लगा। सही, आगे बढ़ूं? यस सर। मीटिंग किसी भी लम्हे खत्म होने वाली है। एक एडजस्टमेंट मैंने लिखने सिखा दी तुम्हें, ये डेबिट आया और ये क्या आया? क्रेडिट। अब तुम